जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट जीडी सीरीज़ में है ये आज का लास्ट है और इसके साथ में जो अगला मॉक टेस्ट लेके आऊँगा कल से उसमें आपका सीजीएल मेंस सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होगा और प्लस जीडी मतलब हमारा टारगेट सीजीएल मेंस में रहेगा, दूसरा सीएचएसएल और आपका जो एसएससी जीडी तीनों के लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से जाकर उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। फिर क्या कहा गया है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। दोस्तों हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन ये क्यों लाया गया ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 103वां संविधान संशोधन जो लाया गया था। दोस्तों ये लाया गया था भारत में ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए सवर्ण लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वो जनरल कास्ट में आते हैं आपके, तो उनके लिए लाया गया था। जिसका सही जवाब होगा आपका ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये लाया गया है 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों क्या कहता है ये 103वां संविधान संशोधन, ये कहता है यदि कोई ऐसा परिवार है जो जनरल कैटेगरी में आता है और उसकी सालाना आय 8 लाख रुपए या उससे कम है तो वो ईडब्ल्यूएस का पात्र होगा। इसमें आप जो आय का क्राइटेरिया वो याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और अभी हाल ही में इस संविधान संशोधन को चुनौती भी दी गई, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि ऐसा कोई बात नहीं इसमें है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो आप याद रखिएगा जो मैक्सिमम जो इनकम लिमिट है वो कितनी है, 8 लाख रुपये रखी गई है। दोस्तों ये तो 103वां है। आपसे एक क्वेश्चन और आएगा कि 100वां अमेंडमेंट एक्ट ये भारत की संसद ने किया था, ये किससे संबंधित है। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो मतलब भूमि विवाद था उसको सुलझाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन किस देश के साथ भारत के भूमि विवाद को सुलझाता है, तो वह है आपका बांग्लादेश। अच्छा आपसे पूछे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, दोस्तों 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2017 मतलब 16 और 17 का है, ये 17 मान लीजिए आप इसको, और ये जीएसटी से संबंधित है। 101वां अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, जीएसटी से। 102वां भी याद रखिएगा, और 102वां अमेंडमेंट एक्ट संबंधित है ओबीसी आयोग से। 102वां अमेंडमेंट एक्ट ये किससे संबंधित है, यह आपका ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था वो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 103वां संविधान संशोधन ये ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक संशोधन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, यदि हम संविधान में अंक की बिंदी भी जोड़ें तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में दी गई है, और ये भाग है आपका भाग 20। और संविधान संशोधन का प्रावधान हमने कहाँ से अपनाया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा गया ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये आता है आपका ऑप्शन डी, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, तो ये आप चलता रहता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि इतिहास का वह समय जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इतिहास में वह समय जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको आप बोलेंगे प्री हिस्टोरिक, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं। तो ये आप याद रखना, पूछेगा है कभी आपके एग्जाम में, तो ये पूछ सकता है आपसे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, इतिहास का वह समय जिसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल का पहला युग पुरापाषाण काल है, उसके बाद मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल आता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था, और तांबे की खोज हुई थी चालकोलिथिक युग में, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक युग।
ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि चालकोलिथिक युग किससे जुड़ा है, तांबे की खोज से जुड़ा हुआ है। और तांबा दुनिया की पहली धातु थी जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई थी। और तांबे और टिन के प्रयोग से, मतलब कॉपर प्लस टिन के प्रयोग से मानव ने कांसा बनाना भी सीख लिया था। ये भी आप याद रखिएगा। कांसा किसका मिश्रण है, कॉपर प्लस टिन, मतलब तांबा और टिन का मिश्रण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल का पहला युग है पुरापाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास का बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। मतलब राजकोषीय नीति के रूप में जो हम कर में कटौती कर रहे हैं उससे हम विकास को बढ़ावा दें, और ये हमारी कौन सी नीति होगी दोस्तों, ये हमारी नीति होगी विस्तारवादी नीति। ऑप्शन सी, विस्तारवादी नीति इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। चलिए आप कमेंट में लिख के बताइएगा दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा ये क्या होती है। ये दोनों आपके लिए प्रश्न है। दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा ये क्या होती हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों आपसे पूछा जाता है कि दुर्लभ मुद्रा क्या है, सुलभ मुद्रा क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया था दोस्तों, राजकोषीय नीति। अगर आपके एग्जाम में आए कि राजकोषीय नीति मतलब क्या, राजकोष, कोष मतलब पैसा, पैसा मतलब सरकार की आय और व्यय की नीति क्या कहलाती है। सरकार जो अपना व्यय करती है, सरकार जो अपना पैसा जुटाएगी, आय और व्यय की नीति क्या है, वो है उसकी राजकोषीय नीति। ये आप याद रखेंगे। और भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है, ये आप याद रखेगा। राजकोषीय नीति आय और व्यय से संबंधित है और इसको बनाने वाली जो संस्था वो है वित्त मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों मछलियों का समूह इसको बोलते हैं स्कूल। ऑप्शन डी, मछलियों का समूह स्कूल कहलाता है। दोस्तों मैं आपसे बात बताऊं, जब मछलियों की बात हो रही है तो आपको याद रखना पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या है दोस्तों, मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर मछली पालन। और इक्थियोलॉजी भी आपको याद रखना है। इक्थियोलॉजी क्या है दोस्तों, इक्थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन करना। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी क्या है तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब होता है, 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मनाया जाता है। फिशरीज डे कब होता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है फिशरीज डे। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। और एक मछली याद रखना हिल्सा, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है। दोस्तों हिल्सा जो है ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली का नाम क्या है, हिल्सा, ये पूछ सकता है। दोस्तों चलो आपके लिए प्रश्न ये है कि जो मछली है, एक मछली होती है टूना, टूना ये मछली की प्रजाति है, तो इसको बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस होता है। खैर इसको यूपीएससी में पूछा गया था कि टूना मछली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि टूना मछली का दिवस ये कब होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा चुका है आपसे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मछलियों का ग्रुप स्कूल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5वां, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ। दोस्तों खो खो का रन एंड टच ये खेल शुरू हुआ था आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। आप याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य है। दोस्तों महाराष्ट्र का एक खेल और याद रखना, खैर खेल नहीं है त्यौहार है, और इसका नाम है दही हांडी। दही हांडी त्यौहार को महाराष्ट्र में एक राजकीय खेल का दर्जा मिल चुका है। तो दही हांडी महाराष्ट्र का। दोस्तों महाराष्ट्र के 2-3 डांस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, जैसे लावड़ी डांस आपको याद रखना है, बहुत फेमस डांस है लावड़ी। एक तमाशा डांस है यहाँ का, तमाशा ही पूछता है। कोली डांस भी किया जाता है महाराष्ट्र में, कोली डांस। और एक और याद रखना लेजिम, लेजिम कहाँ का डांस है तो महाराष्ट्र का। धनगरी गाजा भी आप याद रखें महाराष्ट्र का डांस है। और महाराष्ट्र में एक झील भी है लोनार झील, लोनार झील ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का डांस याद रखिएगा रऊफ, रऊफ है। हीकत, हीकत डांस भी जम्मू कश्मीर का है। दुमहल है, दुमहल डांस, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे आपका केरल, दोस्तों केरल का एक डांस याद रखिएगा थय्यम, थय्यम डांस केरल में किया जाता है। और एक पुलिकली, पुलिकली डांस ये भी आपका केरल का है। केरल का एक डांस मोहिनीअट्टम है, कथकली है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा मसाले केरल में होते हैं। और केरल में कोचीन है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी आपके एग्जाम में आए कि भारत में राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो नारियल अनुसंधान केंद्र केरल में है और ये कासरगोड में है।
नारियल अनुसंधान केंद्र, ये कासरगोड में है। कासरगोड केरल का ही एक जिला है, ये भी आप याद रखिएगा। केरल को द लैंड ऑफ आउन गॉड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द लैंड ऑफ आउन गॉड किसे कहा गया, तो लैंड ऑफ आउन गॉड कहा जाता है आपका केरल को, भगवान का अपना देश। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, खो खो का जो खेल है, रन एंड टच, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। गोवा लिखा गया है दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, और गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडे की जर्दी के पीले भाग में 90% से अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन की बात हो रही है कि अंडे का जो 90% भाग है, जो पीला भाग है, उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, मतलब इसमें कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसे कहा जाता है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा, फंक, ये भी आप याद रखें। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फ्लूकोनियन, फ्लोक्विनोन, ये विटामिन के को कहा जाता है। और विटामिन के रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लोटिंग करने में सहायक है। विटामिन सी दोस्तों केवल प्लांट फूड से हमें प्राप्त होता है, केवल ऐसे उत्पाद जो प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे ब्लीडिंग जम्स, मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगेगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। और विटामिन सी दूध में नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। और दूध, इसके बाद विटामिन सी मांस में भी नहीं होता है, ये भी आप याद रखें। विटामिन ए लिखा गया है दोस्तों, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से निक्टेलोपिया, निक्टेलोपिया मतलब क्या होता है, रतौंधी, निक्टेलोपिया मतलब रतौंधी, ये भी आप याद है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंडे की जो पीला भाग है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी, तो सिल्वर क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है, भारत में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति लाई गई थी। अंडे का खोल किसका बना होता है दोस्तों, अंडे का खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, दोस्तों ये आपको पढ़ाया जा चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल होता है 11 दिसंबर को, ऑप्शन ए 11 दिसंबर। दोस्तों पर्वत की बात करूं मैं, तो आपसे एक शब्द पूछा जाता है, ओरोलॉजी क्या है, तो आप याद रखना, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो पर्वत है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। ये आपसे कहीं पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, वो है आपकी एंडीज, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगी आपको। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीसा इफेक्ट ये भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है, दोस्तों सीसा इफेक्ट जो आता है ये बल की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बल। दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो बल सदिश राशि होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विद्युत, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर, ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीसा इफेक्ट ये बल की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छूत की बीमारी है, मतलब ऐसी बीमारी जो बॉडी को टच करने से या छुआछूत के माध्यम से फैलती है, दोस्तों ये है आपका क्षय रोग, ऑप्शन ए। क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। और क्षय रोग के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है BCG, तो BCG का टीका ये किस रोग में दिया जाता है, तो ये क्षय रोग में दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मधुमेह, मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज़। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन यदि कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट नहीं होता, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और उसमें गाढ़ापन आने के साथ साथ जो ब्लड नसें होती हैं, जो शिराएँ होती हैं,
उसको बहने में दिक्कत होती है। अब जब जैसे ही ये हमारी नसें ब्लॉक होंगी तो इससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारे हृदय में ब्लड की सप्लाई बंद हो सकती है। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है खून में, और इसी से होता है मधुमेह रोग। याद रखिएगा, ये पूछता है डायबिटीज़ किससे होती है, तो इंसुलिन की मात्रा कम होने से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 10, क्या कहा गया? जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? दोस्तों एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके का एक रूट है, रूट ब्रिज है। जड़ों के द्वारा एक पुल बना दिया गया है और बड़ा खूबसूरत है। आप इसकी कई फोटो देखना गूगल पे। तो ये है आपका ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय में एक लिविंग रूट ब्रिज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। दोस्तों मेघालय की बात करूँ तो मेघालय कब बना था? तो मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। और मेघालय में एक नेशनल पार्क याद रखना, और वो है आपका नोकरेक नेशनल पार्क। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क भी है और साथ साथ बालफक्रम नेशनल पार्क भी है। बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर आपके? ये मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मेघालय का एक डांस भी, मतलब एक त्योहार अभी मनाया गया, वो है आपका वांगला। वांगला त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों वांगला त्योहार ये मेघालय का त्योहार है। और वांगला त्योहार को 100 ढोलों का त्योहार, 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों मेघालय के बारे में एक बिंदु और याद रखना, इसकी राजधानी शिलोंग है और शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा गया है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अच्छा लिखा गया आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 2 डांस याद रखना, एक लाठी डांस और एक ब्रीता डांस। लाठी डांस और ब्रीता डांस किस राज्य में किए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता को द डायमंड हार्बर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी आप याद रखें। और पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री वो है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने अभी? वो है CB आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं CB आनंद बोस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा यहाँ पे मिजोरम लिखा गया है। मिजोरम का एक डांस याद रखना, चेराम डांस। चेराम डांस कहाँ किया जाता है? दोस्तों मिजोरम में चेराम डांस किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो मिजोरम है इसकी राजभाषा क्या है? मिजो इसकी राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम लिखा गया है। दोस्तों सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई को। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इसको राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिविंग रूट ब्रिज, ये कहाँ पर आपका? जीवित जड़ सेतु मेघालय में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? दोस्तों हल्का प्रश्न है, आपको याद भी होगा, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 11 जुलाई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी क्या है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि डेमोग्राफी क्या है? जनसंख्या का अध्ययन। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो जनगणना है इसका जनक कौन है? भारत में जनगणना का जनक कौन है? दोस्तों हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को जनगणना का जनक कहा जाता है। हेनरी वॉल्टर को जनगणना का जनक कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, याद पूछा जाता है आपसे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था 2022 में। विश्व जनसंख्या दिवस 2022, इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, 2022 का जो जनसंख्या दिवस है इसकी थीम क्या थी? थीम बतानी है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकप्रिय नृत्य कुणबी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुणबी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा, कुणबी मैंने कई बार बताया, ये एक जनजाति का नाम भी है। तो कुणबी नृत्य है, ये किया जाता है गोवा में। ऑप्शन डी, गोवा का नृत्य है कुणबी। दोस्तों गोवा के 2 नृत्य और याद रखना, एक तरंगमल, तरंगमल नृत्य है, और एक याद रखने का दखनी, दखनी नृत्य और तरंगमल नृत्य है। कहाँ का है? गोवा का। बाकी धालो भी है, दंगल भी है, फुगड़ी भी है, और ये सब गोवा के नृत्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया सिक्किम। सिक्किम का एक नृत्य याद रखना, सिंघी छम।
सिंगी छम नृत्य ये भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो सिंगी छम सिक्किम का नृत्य है। और दोस्तों सिक्किम का नया साल क्या होता है? लूसूंग। सिक्किम का नववर्ष क्या है? लूसूंग सिक्किम का नववर्ष होता है। ये भी आप याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील भी है, चोलामू झील। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क भी है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और एक और याद हो, दाची नेशनल पार्क। दाची नेशनल पार्क जो कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ भी है जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में ही होती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मिजोरम लिखा गया है। मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व है। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा इसके बारे में। और मिजोरम को और क्या बोलते हैं? मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? एनसीईआरटी का शब्द है ये। मोलेसिस बेसिन किसे कहा गया? मिजोरम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो कुनबी कहाँ का नृत्य है? गोवा का। और दोस्तों गोवा में अभी एक हवाई जहाँ वो बना है बंदरगाह, इसका नाम क्या रखा गया? गोवा का बंदरगाह का नाम। दोस्तों गोवा में एक नया मतलब बंदरगाह बना है, नाम भूल रहा हूँ इसका। याद आएगा, चलो बताता हूँ कभी। डोनी पोलो तो बना है आपका, डोनी पोलो ये अरुणाचल में बना है। एक गोवा में बना है अभी लेटेस्ट, नाम भूल रहा हूँ उसका। चलो जब याद आएगा तो बताता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट करती है? मतलब चींटी के काटने से कौन सा अम्ल हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है? तो दोस्तों चींटी काटती है वो है आपका फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? दोस्तों फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH, और इसे मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन जब एनडीए में आया था तो ये फार्मिक अम्ल के नाम से नहीं आया, उन्होंने पूछा था सीधा इसका IUPAC नाम। तो फार्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे चींटी लिखा गया है, अगर आपके एग्जाम में आए कि चींटियों का अध्ययन क्या है, तो चींटियों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी चींटियों का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कीट वर्ग का अध्ययन चींटियों का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियां इस तरह की एक लाइन में चलती हैं, तो इसका कारण है फिरोमोन प्रभाव। चींटियां फिरोमोन प्रभाव के कारण एक सीधी लाइन में चलती है। क्या होता है फिरोमोन प्रभाव? देखो दोस्तों ये एक पहली चींटी जा रही है, ये अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की खुशबू को निकालेगी और उस खुशबू का अनुसरण करेगी ये वाली चींटी। फिर ये वाली चींटी उस खुशबू को छोड़ेगी तो उसके पीछे आने वाली चींटी ये सूंघेगी। फिर ये वाली चींटी निकालेगी, फिर ये सूंघेगी। इस तरह से चींटियां एक विशेष गंध को छोड़ती हुई चलती हैं और बाकी चींटियां उसी स्मेल का अनुसरण करते करते उसके पीछे चलती हैं, और यही है आपका फिरोमोन प्रभाव। याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि चींटी की कितनी टांगें होती हैं? चींटी की कितनी टांगें होती हैं? खैर ये CTET में आया था कि चींटी की कितनी टांगें होती हैं, ये मुझे बताना है। चींटी की टांगों की संख्या कितनी है? अच्छा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन लिखे गए। सिट्रिक अम्ल ये नींबू में या नींबू वर्ग के जो फल है उसमें मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये हमें बताना है। दोस्तों धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कितने भागों में विभक्त था? दोस्तों धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ऑप्शन C। एकमात्र शहर सिंधु सभ्यता का जो 3 भागों में विभक्त था वो था आपका धोलावीरा। और दोस्तों धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे था? दोस्तों ये लूनी नदी पर था। धोलावीरा इसके समीप में जो नदी थी वो थी आपकी लूनी नदी। और इसका खोजकर्ता कौन था? धोलावीरा की खोज किन्होंने की? दोस्तों धोलावीरा के खोजकर्ता थे GP जोशी, जगपति जोशी। जगपति जोशी ये धोलावीरा के खोजकर्ता माने गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कभी क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी। तो धोलावीरा कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में, सॉरी। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कहा गया? 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? दोस्तों 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में जो जनजाति थी वो थी आपकी खोखर, ऑप्शन A। खोखर जनजाति ये पंजाब और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसके आसपास निवास करती थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहा गया है? इसमें कहा गया जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, 540 ईसा पूर्व में, और ये हुआ था वैशाली कुंडग्राम में, और कुंडाग्राम जो है ये बिहार में था। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, बिहार में जन्म हुआ था। अच्छा, कौन से कुल में हुआ था? दोस्तों इनका जो कुल था वो था क्षत्रिय कुल, और वो था आपका ज्ञात्रिक कुल में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। भगवान महावीर की माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम है सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों आपको बताना है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुसार, अच्छा जैन धर्म के अनुसार मैं बता ही देता हूँ, सबसे जो परम ज्ञान है वो क्या होता है? दोस्तों जैन धर्म में परम ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में जो मोक्ष है उसको कैवल्य कहा गया है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, नेल्लोर जिले में आता है श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या स्थित है? दोस्तों यहाँ पर स्थित है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ये आप याद रखना। पूछ सकता है कि श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका महाराष्ट्र में नागपुर है, और नागपुर में भारत का केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु, इसकी राजभाषा क्या है? तमिल है, और तमिलनाडु भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ होता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? दोस्तों प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और नेचुरल जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका ऑप्शन डी रेगिस्तान। रेगिस्तान ये आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जीरोफाइट क्या होते हैं? जीरोफाइट क्या होते हैं? दोस्तों रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा आपने यहाँ पे एक शब्द लिखा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने। कभी क्वेश्चन आए कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है? दोस्तों जब वनस्पति या जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में आप सुरक्षित रखोगे तो इसको आप बोलेंगे इन सीटू, और जब उनको कृत्रिम हैबिटेट में रखोगे तो इसको बोलेंगे एक्स सीटू, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों फिल्म थलाइवी जो आधारित है ये पाकिस्तान की पूर्व तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन डी जयललिता। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दिल्ली की पहली पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों फिल्मों की बात कर रहे थे हम, तो भारत में पहली फिल्म कौन सी थी जो बनी थी? दोस्तों भारत में बनने वाली पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। वर्ष 1913 में बनी थी ये राजा हरिश्चंद्र फिल्म, ये भारत की पहली फिल्म थी, याद रखना। अच्छा ये मूक थी, इसमें आवाज़ नहीं आती थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष कब होता है? दोस्तों लोहड़ी एक फसल त्यौहार है, फसल की बुआई और काटते समय ये मनाया जाता है, और ये प्रतिवर्ष होता है आपका जनवरी माह में, या ये भी आएगा ऑप्शन सी जनवरी माह में। दोस्तों पंजाब में एक त्यौहार और आप और याद रखना, बैसाखी का त्यौहार। अच्छा बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दोस्तों बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना की याद में बैसाखी पर्व मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और पंजाब में होला मोहल्ला भी होता है, ये भी आप याद रखें। और प्रकाश पर्व जो गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी ये भी मनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? दोस्तों पंजाब का राज्यपाल कौन बना था? ये मुझे कमेंट में बता सकते हो आप।
ठीक है दोस्तों पंजाब में एक जगह याद रखना, वो है आपकी कपूरथला, और कपूरथला में भारत की रेल कोच फैक्ट्री है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है आपका कपूरथला में, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, पंजाब का एक गांव है संसारपुर, और संसारपुर को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, क्या कहा गया? उकई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों उकई बांध ये है आपका तापी नदी पर, ऑप्शन बी, तापी नदी पर स्थित है उकई बांध, और ये किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में तापी नदी पर स्थित है उकई बांध। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल श्रेणी में आती है। और नर्मदा नदी ये कहाँ गिरती है? दोस्तों नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। ये मैं एक रफली एक मैप मान लीजिए आप इसको, ये मैप है भारत का। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी और ये यहाँ जाके खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ये डेल्टा बनाती है? नहीं दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत में, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में स्थित है वहाँ पे जाके गिर जाती है। और नर्मदा नदी पर एक बांध भी है गुजरात में, वो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर एक बांध और याद रखना मध्य प्रदेश का, वो है आपका ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है आपका, नर्मदा नदी पर, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। जल्दी मिलूँगा आपको, और एडवांस में आप सभी को विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा समृद्धि, सुख, खुशियाँ लेके आए। आपका जल्दी सिलेक्शन हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।